हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, और चल रही है इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, और आज हम करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो फटाफट से अपनी आज की अटेंडेंस लगाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज के क्वेश्चन, जहाँ हम लोग करने वाले हैं कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन और कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज में बेसिकली हम लोगों ने 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25 किस चीज़ के ऊपर है। सो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज बतानी है ऑफ द रिलायबल अप्लायंसेज और द मॉडर्न अप्लायंस। तो ये दो हमारी कंपनीज है बेसिकली, ये कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज का यूज़ करती हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और जिन फिलॉसफीज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे फिर उनके बीच में हमें डिफरेंस करना है इन 3 चीज़ों के बेसिस पर। ठीक है, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारा क्या है क्वेश्चन। चलिए, so reliable appliances and the modern appliances are two reputed companies, both manufacturing refrigerators. They have been in this business for many years and have a good reputation and a large customer base. The companies follow the different marketing management philosophy and cater to the different kinds of customer. Basically अब तक यहाँ पे ये बताया है कि दोनों ही कंपनीज जो हैं वो रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है। दोनों की मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है। दोनों अलग अलग तरीके की फिलॉसफी यानी थिंकिंग के साथ काम करते हैं और अलग तरीके के कस्टमर के नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Reliable appliances focuses on producing the large quantities of affordable basic refrigerators that meets the essential needs of the customer. It follows a belief. अब बच्चों, जब भी बिलीफ की बात हो रही है तो बिलीफ कहीं ना कहीं थिंकिंग को गाइड करती है, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जहां बात होती है ना थिंकिंग की, तो यहाँ थिंकिंग से मतलब है फिलॉसफी। तो अब यहीं पे हमें पता चलेगा कि हमारे रिलायबल अप्लायंसेस की क्या फिलॉसफी थी। So it follows a belief that customer will prefer the product that are widely available and affordable. तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि कंपनी का ऐसा मानना था कि कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करता है जो अफोर्डेबल भी हो और अवेलेबल भी हो, और इसीलिए कंपनी ने फोकस किया मास प्रोडक्शन पे ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके। अब बच्चों याद करो, मार्केटिंग फिलॉसफीज में तुमने 5 तरीके की फिलॉसफीज पढ़ी हैं, उसमें से कहाँ भी ये बात हुई थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, लोगों को चीज़ें अवेलेबल करानी है और अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करानी है। मतलब कहाँ क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा था, याद आ रहा है ना? हाँ, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहचान लिया है उस फिलॉसफी को, और वो फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो एक तो हमें पता चल गया है, आगे बढ़ते हैं। On the other hand, modern appliances operates in a premium segment of the refrigerator market, attracting the affluent buyers. It focuses on manufacturing the refrigerators with advanced features such as Wi-Fi connectivity, built-in touchscreen interface, and advanced cooling system, etc. बड़े तगड़े रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं इनके यहाँ पर, क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर को जो यहाँ पर है प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि इनका फोकस है एफिलुएंट बायर्स पे। मतलब जो सामान खरीदते टाइम पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करके दिखाते हैं, क्योंकि वो खर्च करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फीचर ये लोग अपने रेफ्रिजरेटर्स में दे रहे हैं, जैसे कि कूलिंग सिस्टम है, एडवांस वाईफाई कनेक्टिविटी है, इनबिल्ट टच स्क्रीन इंटरफेस है। अब ये क्या बिलीव करते हैं, इनका बिलीव क्या है, दैट कस्टमर विल प्रेफर द प्रोडक्ट दैट ऑफर्स द सुपीरियर क्वालिटी विद इनोवेटिव फीचर्स। क्योंकि इनका मानना ये था कि कस्टमर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, उन प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं जिनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो और फीचर्स भी इनोवेटिव हो। ठीक है, फॉर दिस द कंपनी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्स its product feature, quality
टू डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। तो इसीलिए ये जो कंपनी है ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है अपने प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके फीचर पे। अब ऐसी सोच कहाँ आई थी जहाँ पे प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट पे फोकस किया गया था, यानी कि क्वालिटी के ऊपर। बताओ ऐसा कहाँ पढ़ा था तुमने? याद आ गया है? ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब बस हमें क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो करते हैं जरा इन बेसिस पर डिफरेंशिएशन। तो हमें करना है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, बेसिस उन्होंने आपको यहाँ पर खुद लिख के दिए हैं। तो पहला बेस है मेन फोकस। तो अभी ऊपर ही आपको पता चला कि रिलायबल अप्लायंसेस किस चीज पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में फोकस कर रही थी, क्वांटिटी पे। यहाँ क्वांटिटी पे फोकस था, बट वहीं पे जो हमारी मॉडर्न अप्लायंसेस है वो किसके ऊपर फोकस कर रही है ज्यादा से ज्यादा, क्वालिटी पे। ठीक, ओके। अब मींस कैसे ये लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, कैसे फॉलो किया जा रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देंगे और अवेलेबल कराएंगे उनको टाइम पर, यानी कि अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यहाँ तो सीधे सीधे बात हो रही थी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट के अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स हों, प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, यानी कि हर आए दिन हम उसके अंदर कुछ नया अगर देंगे तो कस्टमर खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद एंड्स क्या हासिल कर पा रहे हो यहाँ पर इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से। तो जब यहाँ बात होती है ना बच्चों एंड्स की, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ प्रॉफिट कमाते कैसे हो, कैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पर मैक्सिमाइज करते हो। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली हम लोग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, वॉल्यूम से। ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। बट ऑन दी अदर हैंड जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात होगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी ही, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट ही आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराकर देगी। ठीक है, तो डिफरेंस भी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। चलो भाई देखे जरा क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट ब्रांड्स बीइंग मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ, गिव एनी वन एडवांटेज ऑफ द ब्रांडिंग ईच टू द मार्केटर एंड कस्टमर, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी वन फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग बीइंग कैरिड आउट बाय द मदर डेयरी। ओके, अलग अलग ब्रांड नेम यहाँ पे इस्तेमाल हुए होंगे, हमें उनके नाम बताने हैं। एक एडवांटेज बतानी है ब्रांडिंग की मार्केटर और कस्टमर दोनों के लिए, और तो और हमें मार्केटिंग का कोई एक फंक्शन जो यहाँ पर मदर डेयरी ने फॉलो किया होगा वो भी यहाँ पर बताना है। ठीक है, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी that manufactures, markets and sells milk, milk products and other edible products। तो पहली बात तो हमें पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जितने भी अलग अलग तरीके के ब्रांड नेम्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं वो हमें यहाँ पर बताने होंगे। ठीक है, तो मदर डेयरी पहला तो एक दिख ही गया है। अब इन्होंने ये बोला कि मदर डेयरी एक इंडियन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर भी करती है, उसकी मार्केटिंग भी करती है, बेचती भी है मिल्क को या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को या एडिबल प्रोडक्ट्स को। इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड द कल्चर्ड प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, पनीर, घी अंडर द मदर डेयरी ब्रांड। ठीक है, तो इस ब्रांड नेम के अंडर ये इतने सारे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। कंपनी ऑल्सो सेल्स द एडिबल ऑयल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, frozen vegetables and processed food like fruit juices, jams, pickles, etc. उसके अलावा कंपनी इन सब चीजों में भी डील करती है जो अलग अलग तरीके के आपको प्रोडक्ट्स बताए गए हैं। Mother Dairy was founded in 1974 as a wholly owned subsidiary of the National Dairy Development Board. The company sells the milk products under the Mother Dairy brand. तो वो एक लाइन रिपीट हो गई है यहाँ पे कि मदर डेयरी जो है वो 1974 में फाउंडेड हुई थी एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी, और उसके बाद वही कि वो जितने भी अपने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो मदर डेयरी ब्रांड के अंदर बेचती हैं। सफल इज द फ्रूट एंड वेजिटेबल आर्म ऑफ द मदर डेयरी। अब जहां पर मदर डेयरी क्या कर रही है, मिल्क प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वहीं पे सफल फ्रूट और वेजिटेबल्स में डील कर रही है, यानी कि एक तरीके से एक ने मिल्क प्रोडक्ट्स दिए, एक हाथ मिल्क प्रोडक्ट दे रहा है तो दूसरा हाथ आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रहा है। ठीक है, तो दूसरा ब्रांड नेम हमें यहाँ पे मिल गया है सफल।
It operates a large number of fruits and vegetables stored in the NCR and also has a significant presence in Bangalore. अब क्या है कि ये लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डील करती है सफल, तो बहुत सारे इसके स्टोर्स हैं एनसीआर के अंदर, और अब इसने अपनी प्रेजेंस जो है वो बेंगलोर में बनानी भी शुरू कर दी है. सफल ऑल्सो हैज अ प्लांट इन बेंगलोर विच प्रोड्यूसेस अराउंड 23,000 एम्प्टी ऑफ द एसेप्टिक फ्रूट पल्प एंड कॉन्सेंट्रेट्स एनुअली. अब ये लोग क्या करते हैं कि जो आपके ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनके पल्प का इस्तेमाल करके उससे एक अलग ही नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि जैम बनाना, जूसेस बनाना. तो इस तरीके से उन्होंने बेंगलोर में ये काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वहां पर उनका एक प्लांट एस्टैब्लिश हो चुका है. It supplies to the food processing companies such as Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Nestle, etc. ये अपनी सप्लाई देते हैं इन सभी कंपनीज को. तो सफल ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस द 40 कंट्रीज, और सफल की जो प्रेजेंस है वो और 40 कंट्रीज के अंदर है, जैसे कि यूएसए, यूरोप, रशिया, मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, और एक्सपोर्ट करते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट पल्प एंड कॉन्सेंट्रेट, फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा. बहुत सारी बातें बोल रहे हैं भाई, इतना सब कुछ काम कर रही हैं बेसिकली. बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे हैं. ठीक. मदर डेयरी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द एडिबल ऑयल सेगमेंट अंडर द ब्रांड नेम धरा विच वॉज लॉन्च्ड अंडर द ऑपरेशन गोल्डन फ्लो प्रोग्राम ऑफ NDDB. अच्छा, मदर डेयरी जो है वो एडिबल ऑयल सेगमेंट में भी है और एक नया ब्रांड नेम के साथ वो काम करती है जिसका नाम है धरा. ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशनल गोल्डन फ्लो प्रोग्राम के तहत जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. अब उन्होंने आपसे यही पूछा था कि कौन से ब्रांड नेम यहाँ पे डिस्कस किए गए, तो मदर डेयरी है, सफल है और धरा है. ठीक है, चलो अब एक एडवांटेज बतानी है आपको यहाँ पर ब्रांडिंग की, जो मार्केटर्स को मिली और कस्टमर्स को मिली. बताइए कौन सी एडवांटेज मार्केटर को मिल रही है और कौन सी कस्टमर को. तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने ये बोला है कि आपको ऊपर से आइडेंटिफाई करके लिखना है, तो आप अपने पास से एडवांटेजेस लिख सकते हैं. जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक एडवांटेज की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, तो इट हेल्प्स इन डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम. अगर मार्केटर्स के लिए एडवांटेज की बात करूँ तो इट हेल्प्स इन डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, और अगर यही एडवांटेज कस्टमर के लिए अगर मैं कहूँ तो हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. एडवांटेज बता दी. कौन सा मार्केटिंग फंक्शन जो है वो मदर डेयरी यहाँ पर फॉलो कर रही है. आप ये देखो कि वो बना एक जगह पर रहे हैं सामान, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा है बेसिकली. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कोई एक फंक्शन जो ये परफॉर्म कर रहे हैं तो वो है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन. और बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये लोग अलग अलग ब्रांड्स भी तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ये सब कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रांडिंग भी फंक्शन जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ब्रांड एस्टैब्लिश किया, पर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाया जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बनाई जा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. तो चले हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. चलो देखते हैं. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली शेप्ड एंड रीशेप्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर. तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताना है बेसिकली. चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन कोई खास ज्यादा बड़ा तो नहीं है. जय इज वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी. द कंपनी इज डूइंग इट्स बिजनेस इन कोलैबोरेशन विद द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ऑफ फ्रांस. ठीक है, तो जय जो है वो सीईओ है किसी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के अंदर, और इस कंपनी का कोलैबोरेशन है किसी कंपनी के साथ जो कि फ्रांस में है. जय's फ्रेंड स्वामी अ टीचर ऑफ बिजनेस स्टडीज. वाह भाई वाह, जय का दोस्त है एक बिजनेस स्टडीज टीचर, है ना, और स्वामी है उनका नाम. बताओ जी कितना बढ़िया नाम है. और वो एक बिजनेस स्टडीज टीचर है एक रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर, और वो डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ मार्केटिंग चैप्टर अपने स्टूडेंट्स के साथ. सो ही वांटेड द क्लैरिटी फ्रॉम जय अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जय ऑलरेडी कंपनी में काम करता है, मार्केटिंग भी करता होगा, तो क्यों ना जय के साथ कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाए. तो उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी जय से इन सब चीज़ों के बारे में. सो जय एक्सप्लेन्ड that there were a large number of factors affecting the marketing decision which may be divided into two categories. उन्होंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और दो कैटेगरी में आप उसको
डिफरेंशिएट कर सकते हो, कंट्रोलेबल फैक्टर्स और दूसरे हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स. सो जे फर्दर एक्सप्लेन दैट कंट्रोलेबल फैक्टर्स बिकम द मार्केटिंग टूल्स दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली शेप्ड एंड रीशेप्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव द मार्केटिंग सक्सेस. और उन्होंने यही बोला कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं वही मार्केटिंग टूल्स बनते हैं जो आपके यहाँ पर जो भी आपके मार्केटिंग मैनेजर है अपनी मार्केटिंग सक्सेस के लिए जिनको रीशेप और रीशेप्ड और शेप्ड करना पड़ता है तो वो इन्हीं से किया जा सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है जो हमें ऊपर से हाईलाइट करना हो. सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको मार्केटिंग टूल्स बताने हैं जो एक पर्सन इस्तेमाल करता है अपने मार्केटिंग सक्सेस के लिए. तो आई होप आपको याद आ गया होगा मार्केटिंग सक्सेस, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पूरा करना, तो वो क्या होता है. याद करो, मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन लिखवाई थी. मैंने बोला था मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स. तो अब आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था कि मार्केटिंग टूल्स क्या है. मार्केटिंग टूल्स आपके वही हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. और बताओ जरा 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन से हैं आपके पास. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना अपने आप सारे के सारे आंसर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो था इजी और डिफाइन भी लिख कर आनी है, ध्यान रखना. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. अब यहाँ हमें एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आइडेंटिफाई करना है और एनी अदर 3 फंक्शंस लिखने हैं. ठीक है, चलो लिखते हैं. चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. योगेश बाइज अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज सन मुकेश ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम अ कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट. तो यहाँ पर योगेश जो है एक लैपटॉप खरीद के आता है. ठीक है, अपने बेटे के लिए उसके बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए. एक उसका कोई रिटेल आउटलेट है वहां से. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स सम पार्ट्स ऑफ द लैपटॉप गेट डैमेज्ड इन अ रोड एक्सीडेंट. अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो पार्ट्स से लैपटॉप के वो डैमेज हो गए, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें लैपटॉप गिर गया होगा तो खराब हो गया. योगेश अप्रोचेज द डीलर टू गेट द डैमेज पार्ट्स रिप्लेस विद द न्यू वन. तो योगेश ने डीलर से कहा कि आप क्या करिए, आप इसको चेंज कर दीजिए नए पार्ट्स के साथ. बट ही इज टोल्ड दैट द कंपनी डजंट प्रोवाइड एनी आफ्टर सेल सर्विस टू द कस्टमर. लेकिन उसने कहा कि हम तो आफ्टर सेल सर्विस देते ही नहीं अपने कस्टमर्स को. So Yogesh feels very dissatisfied as a consumer and vows that he will never buy this company's product ever again. अब उसने यही बोला कि भाई मुझे तो बहुत डिससेटिस्फैक्शन हुआ है और मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद इस कंपनी के प्रोडक्ट मैं तो नहीं खरीदूंगा. तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा वो फंक्शन है जो इग्नोर किया गया है कंपनी की तरफ से जब उन्होंने ये कह दिया हम कोई जो है यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है भैया मार्केटिंग का, कस्टमर सपोर्ट सर्विस. कि भाई देखो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखो, क्योंकि देखो उसने कसम खा ली कि अब दोबारा वो आपके ब्रांड का सामान नहीं खरीदेगा, आपकी कंपनी का सामान नहीं खरीदेगा. ठीक, अच्छा कोई और 3 फंक्शंस तो आप कोई से भी लिख सकते हो. आप ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग लिख लो, आसान रहता है लिखना भी और याद भी रहता है. ठीक है, उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हो, प्राइसिंग भी लिख सकते हो. ठीक है ना, तो आपकी इच्छा है आप कौन सा लिखना चाहते हो. मार्केटिंग प्लानिंग भी है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग भी है, तो कोई भी 3 आपको यहाँ पे अदर फंक्शंस लिखने थे तो वो आपकी इच्छा है कि आप कोई से भी लिख सकते हैं. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 29 में आपको अदर 2 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग बताने हैं दैट द मार्केटर्स में बी यूजिंग बिसाइड्स द इमीडिएट पैकेज. और 2 पॉइंट हाईलाइट करने हैं जो पैकेजिंग के फंक्शंस को हाईलाइट करता हो. ठीक है, 2 पॉइंट्स बताने आपको. So as the number of people making online purchases has increased many folds, there is a growing concern about the disposal and management of packing waste. Every item bought is delivered with excess packaging and sometimes even non-biodegradable materials are used. तो उन्होंने ये बोला है कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन परचेजेस बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पैकेजिंग की वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करेंगे. और हर आइटम जो है वो एक्सेसिव पैकेजिंग के साथ यहाँ पर दी जा रही है. इवन बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आप बताइए कौन से 2 लेवल ऑफ पैकेजिंग है जो इमीडिएट पैकेज के बाद आते हैं. तो भाई इमीडिएट पैकेज को तो हम प्राइमरी पैकेज कहते हैं और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी पैकेज. और सेकेंडरी पैकेज का मतलब होता है वो एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग जो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. बट उसी के साथ साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक टर्शरी पैकेज जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन पैकेज भी कहते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऐसी पैकिंग चाहिए जिसकी मदद से हम यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि मोर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकें. ठीक है, तो 2 लेवल्स तो ये हो गए. अब आपको कोई भी 2 फंक्शंस यहाँ पर हाईलाइट करने हैं
तो फंक्शंस के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो फंक्शंस में अब आप क्या क्या लिख सकते हैं, अगर आपको 2 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं तो एक हो सकता है आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे हैं कि बहुत इजीली आप लोग इसे लर्न कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, और उसके अलावा भी आपको पता है कि 2 और होते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन से और 2 फंक्शंस होते हैं हमारे पास पैकेजिंग के, ठीक है। सो एक इजी क्वेश्चन था हमारे सामने ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, 2 मेन डिसीजन बताने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एचयूएल ने अडॉप्ट किया है ये हमें बताना है। सो ट्रेडिशनल ट्रेड और किराना स्टोर कॉन्स्टिट्यूट 90% of the FMCG business in India. HUL is a market leader in FMCG with over 60 lakh outlets. According to the industry's estimate, Patanjali products are currently available in 2 lakh traditional retail outlets. Availability of the product is the single largest driver of FMCG sales. A shopper research suggests that 30 to 40% customers shift the preference if the favorite brand is not available at the store. तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि किराना स्टोर को अगर हम देखें तो 90% जो है एफएमसीजी बिजनेस यहाँ पर इंडिया में चलता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स हैं तो एचयूएल इसमें मार्केट लीडर है, एचयूएल इसमें मार्केट लीडर है जहाँ पर उनके 60 लाख आउटलेट्स हैं। और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग अभी 2 लाख ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स पे अवेलेबल हैं। अब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट की जो यहाँ पर कह सकते हो जो सक्सेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि वो अवेलेबल है या नहीं, कि कस्टमर जनरली अपनी जो प्रेफरेंस है उसको शिफ्ट कर देते हैं इमिडिएटली अगर उन्हें सही समय पर उनका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराया जाता। तो बेसिकली प्रोडक्ट को सही टाइम पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी में अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है। तो याद करिए कि ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है कि सामान प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन पे सही समय पर पहुंच जाना चाहिए। तो बच्चों ऐसा आपने कौन से मार्केटिंग मिक्स में एलिमेंट में पढ़ा है, वो है हमारा प्लेस मिक्स, या फिर जिसे आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो, ठीक है। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम आपको 2 डिसीजन लेने होते हैं, है ना। एक डिसीजन तो आपको लेना होता है रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन, कि आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, कैसे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक उसको पहुंचाओगे, तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा बेसिकली आप डिसीजन लेते हो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि कितने मिडल मैन के थ्रू आपने अपना वो प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाना है, तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आप इस्तेमाल करेंगे, कितने इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो डिसीजन आप यहाँ पर लेते हैं, ठीक। अब उन्होंने तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कौन सा टाइप ऑफ चैनल होगा। अब देखो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो हमारे कंज्यूमर है वो ज्योग्राफिकली स्प्रेड है, तो ऐसे में 0 लेवल चैनल या 1 लेवल चैनल से तो काम डेफिनेटली नहीं चलने वाला है। तो कम से कम यहाँ पर जब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो 2 लेवल चैनल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। 2 लेवल चैनल का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से एचयूएल ने भी 2 लेवल चैनल का इस्तेमाल किया होगा ताकि उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था और इसी के साथ 4 मार्क्स के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखने लग गया मुझे। 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आइडेंटिफाई करने पैराग्राफ में से, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। राधिका वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12. Her father was a farmer who grew the different varieties of rice and was well versed about the various aspects of the rice cultivation. He was also selected by the government for the pilot project on the rice cultivation. मतलब राधिका एक स्टूडेंट है बिजनेस स्टडीज की क्लास 12 के अंदर, और उसके जो पिताजी हैं वो फार्मर हैं और वो डिफरेंट वैरायटीज़ जो है राइस की वो ग्रो करते हैं, और वो इतने ज़्यादा अच्छे वैरायटीज़ ग्रो करते हैं और इतने ज़्यादा मतलब अच्छे हैं राइस के कल्टीवेशन में कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सिलेक्ट किया गया था इसी चीज़ के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए। As a project work in business studies, she decided to study the feasibility of marketing good quality rice at the reasonable price. So her father suggested her to use the internet to gather the customers' views and opinion. She found that there was a huge demand for the packed organic rice. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब उसे भी प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ था,
तो वो जानना चाहती थी कि क्वालिटी ऑफ राइस की फिजिबिलिटी बेसिकली वो चेक करना चाहती थी रीजनेबल प्राइस पे कि सुटेबिलिटी है या नहीं है। तो उसके पापा ने उसको सजेस्ट किया कि काम करो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो ताकि आप कस्टमर के व्यूज़ और ओपिनियंस को आप इकट्ठा कर पाओ। और यहाँ पर उसे ये पता चला कि मार्केट में पैक्ड ऑर्गेनिक राइस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। She knew that there was no predetermined specification in case of rice, because of which it would be difficult to achieve the uniformity in the output. अब यहाँ पर उसको एक बात पता चली कि कोई प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है राइस के केस में, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आउटपुट में यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। मतलब एक एक चावल को तो आप यहाँ पर चेक नहीं कर पाओगे ना। So to differentiate the product from its competitors, she gave it the name of Malabari organic rice and classified it into the 3 different varieties, namely popular, classic and supreme. तो यहाँ पर उसने क्या किया, नेम दिया अपने ऑर्गेनिक राइस को, इवन उसको क्लासीफाई भी किया अलग अलग वेराइटीज के बेसिस पर, और शी फेल्ट दैट दीज नेम्स वुड हेल्प हर इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो नेम है ये प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। शी फेल्ट दैट दीज नेम्स वुड हेल्प हर इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और उसको ये लगता था कि यही नाम उसके प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देंगे मार्केट के अंदर। सो आई होप कि आप लोगों ने फंक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, क्योंकि जैसे मैंने भी लाइंस पढ़ी मुझे एकदम से क्लिक हुए वो फंक्शंस यहाँ पर, और मैंने सीधे अंडरलाइन करना यहाँ पर शुरू किया। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जब उसके पिताजी ने कहा कि व्यू और ओपिनियंस जो है वो आप इकट्ठा करना शुरू करो, तो यहाँ पर वो कह रहे थे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि इकट्ठा करो कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन की बात करी, अलग अलग वेराइटीज़ की बात करी, क्वालिटी के बेसिस पर अलग अलग वेराइटीज़ बनाई गई, तो ये आपको पता है कि क्या होता है, ये होता है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। उसके बाद जब नेम देने की बात हुई कि अलग अलग नेम देना चाहिए ताकि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन किया जा सके, तो बच्चों यहाँ वो नेम क्या कहलाता है, ब्रांडिंग। ठीक है, उन्होंने एक अलग से नेम दिया अपने प्रोडक्ट को, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रांडिंग। तो ये 3 फंक्शन है जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, इसको अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है 2 नंबर के लायक, यानी कि 1 नंबर हो सकता है आइडेंटिफिकेशन का, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्लेन बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स चूजन बाय द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी टू प्रिपेयर अ न्यू ब्रांड ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चूज करने हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल होते हैं, तो बच्चे ये बात भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात हो रही है, ये भी बात हो रही है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स के जो आपके 4 P's हैं बेसिकली, वही आपको यहाँ पर पहचानने हैं कि अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने नए प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर को वो कौन कौन से 4 P's इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, उनको हमें लाइन्स कोट करके आइडेंटिफाई करना है। चलो देखते हैं। Ritika Limited is a company which produces a variety of juices. A profitable business opportunity is seen by it in the field of producing soft drink. The marketing manager of the company, Harish Singh, has to take the several decisions to achieve the marketing success. तो यहाँ पे रितिका लिमिटेड एक कंपनी है, वेराइटीज ऑफ जूसेस बनाते हैं, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्हें दिख रही है इस फील्ड में, सॉफ्ट ड्रिंक्स की फील्ड में। तो मार्केटिंग मैनेजर कहता है हरीश सिंह कि हमें यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे कि हमारी मार्केटिंग सक्सेस अचीव हो सके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, whether the drink will be packed in glass bottle or the plastic cans। प्लास्टिक कैन में बेचे या ग्लास बॉटल में बेचे, यानी कि पैकेजिंग के बारे में सोच रहे हैं। What will be the name, नाम क्या होगा हमारे प्रोडक्ट का, ब्रांडिंग। What price it will be sold, that is at par with the price at which other competitive brands are sold or below it or above it। अब उन्होंने बोला कि कितने प्राइस पर इसको बेचा जाएगा, उतने प्राइस पर जितने प्राइस पर कंपटीटर्स बेच रहे हैं, या उनसे ऊपर प्राइस रखें या उनसे कम प्राइस रखें, यानी कि प्राइसिंग की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जब ये वाले 2 डिसीजन थे जिसमें पैकेजिंग की बात कर रहे हो, ब्रांडिंग की बात कर रहे हो, तो ये आपको प्रोडक्ट मिक्स को हाईलाइट कर रहा है। तो ये आपकी लाइन्स हो गई प्रोडक्ट मिक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कितनी प्राइस पर बेचोगे, तो यहाँ पर बात हो गई है प्राइस मिक्स की। फिर कह रहे हैं व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विल बी यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल,
कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे, तो अवेलेबिलिटी की बात होती है बेटा प्लेस मिक्स के अंदर, तो यहां बात हो गई प्लेस मिक्स की। अब आगे चलते हैं, whether the new soft drink will be promoted by putting up the advertisement in newspaper, magazines, radio, television, or safe newspaper, whether in the local newspaper or in the national daily, whether in a paper of regional language or an English daily, etc. तो बात कर रहे हैं कि भैया कैसे कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट किया जाएगा, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगी, न्यूज़पेपर में होगी, मैगजीन पे होगी, लोकल लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश में होगी, तो इतना सब कुछ सोच रहे हो भाई, तो किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो, यहाँ आप बात कर रहे हो प्रमोशन मिक्स के बारे में, ठीक है। तो 4 P's हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, लाइंस जरूर कोट करनी है और एक एक लाइन की आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है। देखो ये बात मैं आपको बोलूंगी कि जब भी ये लाइंस कोट करने की बात होती है तो आगे ये भी लिखा होता है एक्सप्लेन। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया प्रोडक्ट मिक्स, फिर उसको एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, 2 लाइन में एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर दो, फिर जो लाइंस आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करो उस लाइंस को कोट करो, तब जाकर आपको 1.5 मार्क मिलता है। 4 चीजें लिखनी है 6 नंबर में, तो 1.5 मार्क का आपका ईच पॉइंट होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और मैं हर साल देखती हूँ चेकिंग के टाइम पे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं जहां पर उनको पूरे 6 ना मिलके 4 नंबर ही मिल पाते। क्यों? कोई लाइंस कोट करना भूल जाता है तो कोई एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट and explain briefly any 4 factor discussed in the above case। अब मुझे नहीं पता कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन से फैक्टर्स, so let's read the question। After acquiring the necessary knowledge and skills of starting the aloe vera farm, Ashok wanted to be the leading manufacturer of aloe vera products worldwide। He observed that the products were expensive as the demand of the products were more than the supply। He was also keen to promote the methods and practice that were economically viable, environmentally sound and at the same time protecting the public health। अब क्या है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अपने नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करा उसने एलोवेरा फार्म से रिलेटेड। अशोक यहाँ पर बनना चाहता है लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स पूरे देश में। उसने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। और तो और वो अपने यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि कौन से वो मेथड्स होते हैं या कौन सी वो प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ को करने के लिए कि उसको प्रमोट करना है, उसको यहाँ पर उन मेथड्स और प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है जो इकोनॉमिकली भी अच्छे हों, इन्वायरमेंटली भी मतलब सेफ हो और उससे जो है पब्लिक हेल्थ भी सेफ रहे। Ashok's main consideration was about the money paid by the consumer in consideration of the purchase of aloe vera product। अशोक का मेन कंसर्न क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कंज्यूमर। अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कंज्यूमर, ये उसका मेन कंसर्न है। तो बच्चों ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है आपका प्राइसिंग का, यानी कि प्राइस मिक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसी को डिटरमाइन करने के फैक्टर याद करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, बस वही बताना है आपको। So after gathering and analyzing the information and doing the correct marketing plan, he came to know that the consumer compare the value of product to the value of money। देखो जी यहाँ पर बात आई, सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद उसको ये पता चला कि कंज्यूमर ना कंपेयर करता है प्रोडक्ट की वैल्यू को मनी की वैल्यू के साथ, यानी कि जितना पैसा खर्च किया अगर उतना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो उसको चेक करता है। तो बच्चों ये वाला आपने कहाँ पढ़ा था? ये वाला आपने पढ़ा था यूटिलिटी एंड डिमांड। ये कौन सा वाला पॉइंट था? यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। चलो आगे चलते हैं। द कंज्यूमर विल बी रेडी टू बाय द प्रोडक्ट व्हेन दे परसीव्ड दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी विच दे वुड पे। तो फिर से उन्होंने उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि एक कंज्यूमर तभी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा जब उसको पे कि जब उसने जितना पैसा पे किया उतना ही उसको उससे बेनिफिट मिल रहा होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सिंस ही वॉज एंटरिंग इन टू द न्यू मार्केट ही फेल्ट दैट he may not be able to cover all the cost। अब उसने बोला कि क्योंकि मैं नई मार्केट में एंटर कर रहा हूँ तो मैं सारी कॉस्ट तो कवर नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बात हो गई है। he knew that in the long run the business will not be able to survive unless all the costs are covered in addition to the minimum profit। तो उसको ये भी पता है कि लंबे समय तक अगर बिजनेस को चलाना है तो सर्वाइव करने के लिए सारी कॉस्ट को कवर करना ही पड़ेगा प्रॉफिट के साथ साथ। he examined the quality and features of the product of the competitor। उसने कंपिटिटर की क्वालिटी और फीचर भी देखी प्रोडक्ट की और एंटिसिपेट किया रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर।
तो यहाँ पर कंसिडरिंग द सेम he decided to add some unique features of the packaging and also decided to provide the free delivery of the product. तो सबसे पहले जब उसने competitors को भी देखा तो बेसिकली यहाँ पर एक और पॉइंट आता है आपका extent of competition in the market. उसको ये भी चेक करना है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि वो यूनिक फीचर्स यूज करता है पैकेजिंग का, तो एक अलग काम वो कर रहा है मार्केटिंग मेथड यूज, क्योंकि वो फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करने जा रहा है। तो चारों फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब लास्ट की जो लाइन्स है वो देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। द अबव केस रिलेट टू अ कॉन्सेप्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन। उन्होंने ये बोला है कि ऊपर जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मार्केट में एक बहुत बड़ा आपका हथियार हो सकता है। इन कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में खास तौर से जहाँ पर बहुत सारी फर्म्स आपस में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दूसरे से कम्पीट करती हैं ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को बेच सके। तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया था, प्राइस मिक्स था, 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। पहला था यूटिलिटी एंड डिमांड, दूसरा आया प्रोडक्ट कॉस्ट, तीसरा था एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, और नेक्स्ट आया हमारा मार्केटिंग मेथड यूज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हुआ कंप्लीट। अब आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, आपको बताने हैं एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस्ड इन द अबव केस। कौन से 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं? तो 4 होते हैं, किसी 3 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। लेट्स सी। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन अंडर द ब्रांड नेम अमेज। ठीक है, वंस द वॉशिंग मशीन वर मैन्युफैक्चर्ड, पैक्ड, branded, priced and promoted, they had to be made available to the customer at right place in right quantity and at right time. अब उन्होंने यहाँ तक बताया है कि बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक ने वॉशिंग मशीन बनानी स्टार्ट करी, ब्रांड नेम रखा अमेज। एक बार जब वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर हो गई, पैक हो गई, ब्रांड बना दिया गया, प्राइसिंग भी हो गई, प्रमोट भी हो गई, अब हमें उसको अवेलेबल कराना है सही प्लेस पर, सही क्वांटिटी, सही टाइम पर। अब ये तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ही क्वालिटीज हैं सारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइडेड फॉर द एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर। बेस्ट प्रोसेसिंग, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कहती है कि हम एक्यूरेट सामान देते हैं और टाइम से देते हैं। तो यहां से हमने पहुंचाया, यहां से हमने पहचाना ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहला कंपोनेंट। So that the washing machine reach the customer in time, in the right quantity and specification, यानी कि कस्टमर तक सही समय पर सही क्वांटिटी, सही स्पेसिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। They also ensured that washing machines are physically made available to the customer. जब भी बात किसी चीज की फिजिकली मेड अवेलेबल की होगी तो बेटा वहां बात होगी ट्रांसपोर्टेशन की, कि हमें उसको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। Further, best electronics arranged for the facility to store the washing machine. अब यहाँ पर हमें मशीन को स्टोर भी करना है ताकि हम उसको डिफरेंट लोकेशंस पर पहुंचा सकें मार्केट के, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो कम हो सके। तो यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट बताता है स्टोरेज के बारे में, विच इज वेयर हाउसिंग। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए, 6 नंबर में पूछे गए हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था, वो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, लाइंस कोट करनी थी, आइडेंटिफाई करना था, एक्सप्लेन करना था। तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें मिस्टेक करी, चारों के चारों कंपोनेंट्स लिखकर आ जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि कहाँ वो कीवर्ड्स है। बट आई होप कि आप लोगों ने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा क्योंकि आप लोग कीवर्ड्स पर वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत ज़्यादा आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वाला चैप्टर कैसा लगा, क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। प्लीज़ 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 इसका फीडबैक मुझे प्रोवाइड कीजिएगा, और तो और अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलना कि 80 में से आप लोगों ने कितना इस चैप्टर में स्कोर किया है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आखिरी चैप्टर के साथ। हम सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं
उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूंगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।